खबरों का सारथी। 21 राज्यों की 100 सीटों पर नामांकन खत्म। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और एमपी की 6, यूपी की 8 सीटों समेत उत्तराखंड की 5 सीटों पर नामांकन। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका। सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दे सकते। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट। नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट। कर्नाटक के चित्रगुप्त से गोविंद को मिला टिकट। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। बरेली दंगा मामले में तौकीर रजा ने नहीं किया सरेंडर। कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, किसी भी वक्त हो सकती है तौकीर रजा की गिरफ्तारी। एमपी के इंदौर में महिला का चीरहरण। घर से खींचकर सरेआम किया निर्वस्त्र। महिला को डंडों से पीटा, नग्न कर गांव में घुमाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे। ये तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे। ईडी को सुने बिना हम इस पर फैसला नहीं ले सकते। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। सुबह हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 से 31 मार्च तक प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी के भी आसार हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा और कुल्लू समेत कई इलाकों में 28 से 31 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। जैसे ये एक्टिविटी शुरू होगी 28 तारीख से, तो जो हमारे क्षेत्र हैं, मिडिल क्षेत्र हैं, कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू है, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर सोलन भी है, सिरमौर और शिमला, तो यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना जरूर है और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया है। साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है। और देखिए 30 तारीख को जो कुछ एक क्षेत्र है हमारे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और इसके लिए अभी अलर्ट जारी किया है। शिमला में फिलहाल हल्की धूप के साथ बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने यहाँ तेज हवा और ओलावृष्टि का अनुमान लगाते हुए लोगों को आगाह किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और सैन्य उपकरणों की एक पूरी सीरीज हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में स्थित बीजी पार्क में देखने को मिलती है। इन सबको एक स्कूल कैंपस में बनाए गए डिफेंस पार्क में रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और सैन्य उपकरणों की एक पूरी सीरीज हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में स्थित बीजी पार्क में देखने को मिलती है। इन सबको एक स्कूल कैंपस में बनाए गए डिफेंस पार्क में रखा गया है। युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं को जो ट्रॉफी मिलती है उन्हें भी यहाँ रखा गया है। ये जो पार्क है, बीजीज पार्क है, बेसिकली डिफेंस पार्क है और मेमोरी जो मेरे मदर थे उनको सारा टाउन, जो सारा शहर बीजी कह के पुकारता था, उनकी मेमोरी में, एंड इट्स ए ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स। तो ये जो पार्क है ये अभी बहुत ही, आप जैसे देख रहे हैं, जो भी डलहौजी में आता है ये इसको ज़रूर विज़िट करता है। इट्स द मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्पॉट ऑफ डलहौजी। डलहौजी आने वाले पर्यटकों को लड़ाकू वाहनों के सामने तस्वीरें खिंचाते अक्सर देखा जाता है। डलहौजी आने के बाद जब हम खजियार जा रहे थे तो बीच में रास्ते में एक बहुत सुंदर सा बीजी पार्क बना हुआ है।
ये पता चला ये बीजी पार्क ये डिफेंस की तीनों जो हमारी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का कंबाइंड में एक बहुत ही अच्छा पार्क बनाया हुआ है, जहाँ पे डिफेंस की हमारे एयरफोर्स के जो प्लेन होते हैं वो है, फिर हमारे ये जो पनडुब्बियाँ होती है वो है, टैंक है, वो सारे ये लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से रखे हुए हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि डिफेंस पार्क से युवाओं को सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। डलहौजी पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफेंस पार्क बना हुआ है जो बीजीज के नाम से मशहूर है, और यहाँ के जो संस्थापक हैं डलहौजी पब्लिक स्कूल के जो मिस्टर ढिल्लों हैं उनके द्वारा बनाया गया। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली जगह है। डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बार जो भी आए एक बार देखे। पनडुब्बी बनी हुई है हमारे पास, पीछे हमारे आप भी देख रहे हैं फाइटर प्लेन है, मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर है। स्मॉल स्पेस के अंदर बहुत ही अच्छा डिफेंस पार्क बना हुआ है। और मैंने यहाँ रास्ते से जाते हुए देखा पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा बनाया है, डलहौजी पब्लिक स्कूल, और इन्होंने इधर डिफेंस में पार्क भी बनाई है जिसमें टैंक, जेट और मिसाइल और बहुत सारी मिलिट्री के रखे हैं, और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर बनाया है। इससे हमें हमारे नए युवाओं को मिलिट्री में भर्ती होने की प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति जागती है। बीजी पार्क का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2016 को पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने किया था। 8 सालों में ये पार्क डलहौजी का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले महाराष्ट्र के नागपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। नामांकन दाखिल करने से पहले गडकरी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। उन्होंने भरोसा जताया कि एनडीए सरकार केंद्र की सत्ता में फिर लौटेगी। पर्चा दाखिल करने से पहले गडकरी ने रोड शो किया। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर नागपुर में कराए विकास कार्यों को गिनाया। नागपूर शहरामध्ये अनेक रेकॉर्ड झाले, रस्ते, पुलांचे, हे सगळे तुमच्या सहकार्यामुळे झाले। माझ्या बांधवांना बहिणींनो, मला आपल्याला विनंती करायची आहे की या निवडणुकीत मी विजयी तर होणारच आहे, पण मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करील की आपल्या सगळ्यांच्या परिश्रमाने, आपल्या सगळ्यांच्या मेहनतीने यावेळी 75% मतदान झालं पाहिजे आणि 5 लाखापेक्षा जास्त मताने आपण या मतदारसंघातून मला विजयी करावं, अशी माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे। गडकरी लगातार 2 बार से नागपुर से सांसद चुने गए हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे से है। विकास ठाकरे ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विदर्भ रीजन की नागपुर सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके साथ साथ रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग भी इसी दिन होगी। इन सब के नतीजे 4 जून को ही आएंगे। खबरों करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दलित समाज की कुछ महिलाएं एक महिला की बेरहमी से पिटाई करती दिखी हैं। इस दौरान उन्होंने महिला के कपड़े तक फाड़ डाले। पीड़िता उनसे रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन फिर भी अन्य महिलाएं उसे पीटती रहीं। उनका दिल नहीं पसीजा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामला गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव का है। यहां रहने वाली दलित समाज की एक महिला को उसकी समाज की ही महिलाओं ने जमकर पीटा। 5 से 7 महिलाओं ने उसके कपड़े फाड़े, फिर लाठी डंडे से महिला की पिटाई की। और पूरे गांव में बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं ने इसकी पिटाई की, पूरे गांव में घुमाया, हुए कांग्रेस नेता संजय सिंह मौर्य के रिश्तेदार हैं। उनमें से
एक की सास को पीड़िता किसी काम से मंदसौर ले गई थी, वो भी बिना किसी को बताए। इंदौर को शर्मसार कर देने वाली एक घटना जिसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक महिला को कई महिलाएं घर से निकालकर घसीटते हुए, मारते हुए, नंगा करते हुए उसे गांव में घुमा रही हैं और जमकर उसकी पिटाई की जा रही है। और इस मामले में पुलिस का जो सुस्त रवैया है उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए थे। आरोपी महिलाएं यहाँ पर बताई गई 4, किंतु वो 10 से अधिक संख्या में है। 10 से अधिक संख्या में महिलाओं ने मारपीट करी है, उन सभी पर कार्रवाई की जाना चाहिए। महिलाओं को उकसाने वाला संजय पटेल जो कांग्रेस का नेता है उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। आरोपी महिलाओं के मकानों को इसलिए ध्वस्त कर देना चाहिए क्योंकि महिला के आत्मसम्मान की बात है, महिला के इज्जत और आबरू की बात है। महिला जहाँ पर हमारे लिए पूजनी मानी जाती है, आज महिला को सरेराह अगर नंगा करके घुमाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जिले के लिए, इंदौर जिले के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। 25 तारीख को एक घटना घटी है बछौरा ग्राम में, देपाल गौतमपुरा थाने में ये घटना घटी है, और जिसमें एक महिला के साथ 4 महिलाओं ने मारपीट की है। ये चारों महिलाओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया गया। ये हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो इसमें वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है जिस तरह की वो उसमें विश्वास नहीं करें। दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग के ही हैं और आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। सर, किस बात को लेकर मारपीट की गई थी महिलाओं को? बहुत साधारण सी बात थी। जो आरोपी पक्ष है उनका कहना था, उसमें से एक जो आरोपी महिला है उसका कहना था कि उसकी सास को लेके पीड़ित महिला मंदसौर लेके गई थी, जबकि पीड़ित महिला द्वारा इसका कहा गया है कि ऐसा उसने नहीं किया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। महज 2.5 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप से घूमकर आ चुकी भोपाल की सिद्धि मिश्रा। महज 2.5 साल की सिद्धि मिश्रा को आम बच्चों की तरह घर की दीवारों पर लिखना और पेंटिंग करना पसंद है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। महज 2.5 साल की सिद्धि मिश्रा को आम बच्चों की तरह घर की दीवारों पर लिखना और पेंटिंग करना पसंद है। इसके तरह इतनी छोटी सी उम्र में उनके नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। सिद्धि नेपाल में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्चों में से एक बन गई हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 5,364 मीटर है। आप एवरेस्ट बेस कैंप गई थी, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा? आइस और आइस खाई भी? यम यम यम। सिद्धि अपने माता पिता के साथ 12 मार्च को मिशन एवरेस्ट पर निकली थी और 10 दिन बाद ये लक्ष्य हासिल कर लिया। सिद्धि की मां भावना पेशेवर पर्वतारोही हैं। उनका कहना है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत चैलेंजिंग था। मतलब मैं ये कहूँगी कि मैंने खुद ने माउंट एवरेस्ट जब क्लाइम किया उससे ज़्यादा चैलेंज मुझे इसको एवरेस्ट बेस कैंप ले जाना लगा, क्योंकि एक छोटे बच्चे को उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं वो सारी चीज़ों को अपने आप को अवेयर रखते हुए उसको मैं बेस कैंप ले जा पाई, क्योंकि ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ, इसलिए मैं ये काम कर पाई हूँ। अगर कोई जनरल ये सोचे कि मैं भी अपने बच्चे को बेस कैंप ले जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिद्धि सीधे ही एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच गईं। उससे पहले सिद्धि की मां उन्हें ले गई थी ताकि ऊंचाई पर सिद्धि को कोई दिक्कत तो नहीं होती इसका पता चल सके। उसको लेकर मैं लेह लद्दाख गई और वहाँ पर मैंने उसका ऑक्सीजन लेवल और ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करी और देखा कि उसका काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तब आई डिसाइडेड कि हाँ मैं इसको एवरेस्ट बेस कैंप भी ले जा सकती हूँ। एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करके लौटी सिद्धि को अफसोस भी है। वे अपनी दादी के लिए वहां से बर्फ लाना चाहती थी लेकिन ला नहीं पाई। इतनी कम उम्र में सिद्धि की बड़ी उपलब्धि पर बात करते हुए उनकी दादी भावुक हो गईं। बता नहीं सकती, शब्द नहीं है। मतलब बहुत घबराई हुई थी मैं तो बच्चे की वजह से।
फिर हर समय पूजा ही करती थी कि बच्चे सुरक्षित आ जाए। और है भी वो पहली पोती है तो लगाव बहुत ज़्यादा है उससे। मासूम सिद्धि के नाम पर बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया हो, लेकिन सिद्धि अब भी मासूमियत भरी शरारतें करती हैं। वो गुनगुनाती हैं और एक्वेरियम में मछलियों से बात भी करती हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि भोपाल समेत देश के हजारों लोगों के लिए वो कितनी खास बन गई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट थाना क्षेत्र के ग्राम ललिया में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पत्नी की शराब की लत से परेशान होकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति द्वारा शराब पीने के लिए मना करने के बावजूद पत्नी के नहीं मानने पर लकड़ी की लाठी से मारकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुरक्षा बलों के जवानों ने मुठभेड़ में 14 लाख के कुल 6 नक्सलियों को मार गिराया है। 14 लाख के इनामी थे ये 6 नक्सली, जिनमें से 2 महिला नक्सली भी हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने जानकारी दी कि सभी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम डिप्टी कमांडर नागेश आयातू, पुनेम प्लाटून कमांडर, प्लाटून नंबर 10 का सदस्य, बेटी सोनी प्लाटून नंबर 10 की सदस्य, शुक्का ओयाम इस्माल एक्शन टीम कमांडर, नुप्पो मोका मिलिशिया कमांडर शामिल हैं। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी के पास लगभग सवा घंटे के लगभग हुई मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार, नक्सली सामग्री बरामद किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने विचार विमर्श कर लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार प्रत्याशी चयन कर लिया। सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा नेत्री शशि सिंह को सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद आज कांग्रेस ने अंबिकापुर राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रत्याशी शशि सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव उनके लिए चुनौती जरूर है। हमारे पास एक नहीं अनेक है। देखिए, आज जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश से हमारे कांग्रेस को उनको लगता है कि उन्होंने हराया छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ चुनाव खरीद के कारण हुआ है। आज चुनाव खरीद को पर्दाफाश हो चुका है, सारे जनता एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, हमारे पास मुद्दे काफी है। हम हसदेव को लेकर इस पे वर्क करेंगे। हसदेव हमारे जल जंगल जमीन आज खतरे पे है, उस पे बीजेपी उसको खत्म करना चाह रही है। और हमारी जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए जा रहे हैं, हमारे महिलाएं एंड युवा लोग हैं जिन लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे जो कृषि किसान हैं, किसान आज किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से फेस कर रहे हैं इस देश में, हमारे जो एमएसपी की रेट्स हैं, ये सारी चीज पर हम काम करके और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर हम वर्क करेंगे और चुनाव पे उतरेंगे। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है और चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन तक नहीं बना पाई है।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा सीट पर अब कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। न केवल आप गुरुग्राम लोकसभा बल्कि सारी जो पूरे हरियाणा को देखने वाले हैं, किस तरीके की तैयारी है भाजपा की? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर दिन मतलब साल के 365 दिन फील्ड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है वो जनता के बीच में जाकर करता है और पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक जाकर के पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं। तो मुझे कोई नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई दिक्कत आएगी और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है और हमारे हरियाणा के अंदर जो 10 सीट लोकसभा की हैं वो 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरीके से कांग्रेस बार बार दावे कर रही है कि इस बार 5 सीट भी नहीं आ पाएगी भाजपा की, क्या कुछ? देखो, भारतीय जनता जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट भी नहीं आएंगी, लेकिन वो अपनी स्थिति देखे कि आज कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार उनको चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिल रहा और वो अभी अपने कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से डीएमके के मौजूदा सांसद दयानिधि मारन और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। दयानिधि मारन 2004 से 3 बार से लगातार चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और अब 2024 चुनाव के लिए अपना नामांकन उन्होंने दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। दयानिधि मारन ने कहा कि पीएम उद्घाटन के लिए तमिलनाडु में तो आते हैं, लेकिन जब यहां भयंकर बाढ़ आई थी तब वे कहां थे। चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से डीएमके के मौजूदा सांसद दयानिधि मारन और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। दयानिधि मारन 2004 से 3 बार चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और अब 2024 के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। दयानिधि मारन ने कहा कि पीएम मोदी उद्घाटन के लिए तमिलनाडु में तो आते हैं, लेकिन जब यहां भयंकर बाढ़ आई थी तब वे कहां थे। The flood, we never expected this flood. It's a flood which happened once in 75 years. The Prime Minister didn't even come once to Chennai. He has come for other programs, inauguration programs. He comes and says, so I say, Vanakkam to Chennai, but he has no love for Tamil Nadu. Probably he can read good from the teleprompters, but he's not able to read the minds of hearts of people of Tamil Nadu. वहीं तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने कोयम्बटूर से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और विधायक मंत्री श्रीनिवासन सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2021 எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை அக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை கோயம்புத்தூர் மக்கள் அன்பு பரிசாக கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த முறை 6 சட்டமன்ற தொகுதி நம்முடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் இணைந்து மோடி அவர்களுக்கு அன்பு பரிசாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதியை கொடுப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு வந்திருக்கிறது. மக்களுடைய எழுச்சி அதற்கு சாட்சி। अपना नामांकन भरने से पहले अन्नामलाई ने रोड शो किया और शहर के कोनियामन मंदिर में पूजा अर्चना की। अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके के गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके के सिंगाई जी रामचंद्रन से होगा। इस मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यात्रियों के लिए टर्मिनल 3 का तोहफा मिला है। 31 मार्च से यात्रियों के लिए टर्मिनल 3 खोल दिया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से भरपूर टर्मिनल 3 31 मार्च से नवनिर्मित टर्मिनल 3 से परिचालन शुरू होगा। आकाश एयर की सीधी सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 3 से अब उड़ेंगी। 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्रियों के लिए ये तैयार है। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कौशाम्बी से अगली खबर है। जवान की 9 आंखों से विदाई हुई है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने अर्थी को कंधा दिया है। होली ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुई थी मौत। 9 आंखों से
हुई है जवान की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार। एसपी ने परिजनों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। संदीपन घाट थाने के मूरतगंज चौकी में थे तैनात। पुलिसकर्मियों ने फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो एसपी ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। संदीपन घाट थाने के मूरतगंज चौकी में तैनात था ये जवान। पुलिसकर्मियों ने फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तो कौशाम्बी से अहम खबर, पुलिस के जवान की नम आंखों से विदाई हुई है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने अर्थी को कांधा दिया है। होली ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुई थी पुलिस के जवान की मौत। नम आंखों से हुआ जवान का अंतिम संस्कार। तो होली ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में पुलिस के जवान की मौत के बाद उसको श्रद्धांजलि दी गई है। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। एसपी ने अर्थी को कांधा दिया। संदीपन घाट थाने के मूरतगंज चौकी में तैनात था ये जवान। कौशाम्बी से अहम खबर, जवान पुलिस के जवान की मौत हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पिछले 1 वर्ष से बकाया गन्ना भुगतान न मिलने से आहत सहारनपुर मंडल के जनपद शामली के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदेश भेजा है कि पहले उनका गन्ना भुगतान कर उनके खाते में पैसा भेजा जाए, उसके बाद वह 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। बुधवार को शामली के कंढीला गांव में आयोजित 4 गांव की किसानों की महापंचायत हुई और महापंचायत में किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार पहले उनका गन्ना भुगतान कराए, उसके बाद ही वह 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान कर पाएंगे। पंचायत में निर्णय लिया गया कि हमारा जो पिछले साल का गन्ना भुगतान है वो सरकार करवावे, प्रदेश की सरकार करवावे या केंद्र की जो मुख्य पार्टी है वो करवावे। अगर भुगतान नहीं होता है तो हम चुनाव का पूरे क्षेत्र में, पूरे मिल के क्षेत्र में जाकर के प्रचार करेंगे भाई जब तक हमारा भुगतान नहीं होता हम कोई भी जो है वोट ना करे, बहिष्कार करो चुनाव का। और पूरे शामिल मिल के पूरे क्षेत्र में घूमेंगे। आज पंचायत में कितने गांव के लोग शामिल रहे? आज 4 गांव के थे, शेखुपुरा, हिंगोखेड़ी, कंडेला और जगह। ये पूरा गांव भाजपा का ही है अर्थात। अच्छा जी, ये पेमेंट की वजह से ही है जो है यहाँ पूरा ये क्षेत्र, पूरा कैराना क्षेत्र ही ये चुनाव का बहिष्कार कर देगा। जब पेमेंट हो ही नहीं रहा, बिना पेमेंट के कर क्या सके, बीमार है या बच्चे ने पढ़ाना, कोई भी काम नहीं हो सकता। बिजली का भी बिल रुपया आया, उसमें भी कह रहे कि कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां चुनाव के दृष्टिगत जनता को और जनता में सुरक्षा का संदेश देने के लिए उप जिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रूपेंद्र कुमार गौड़ और थानाध्यक्ष ब्रिजराज प्रसाद के द्वारा पैदल मार्च किया गया। इस दौरान बीएसएफ के बटालियन के उप निरीक्षक सरियत मिर्जा के साथ क्षेत्राधिकारी रूपेंद्र कुमार गौड़ के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस बल के साथ आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के क्रम में थाना क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम सभा आहाता बूथ का भ्रमण किया गया। एरिया डोमिनेशन के दौरान जरवल रोड, बम्भौरा एवं जरवल कस्बा में पैदल मार्च किया गया। इस मार्च का नेतृत्व उप जिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रूपेंद्र कुमार गौड़ के द्वारा किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्र निर्माण व विकास की बात कहते हुए मंच से जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में कमल के लिए मतदान करने की जनता से अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वरुण गांधी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वरुण उनके नेता हैं और पार्टी में उनका उपयोग दूसरी जगह किया जाएगा। जल्द ही वरुण गांधी से वार्ता कर चुनाव प्रचार के लिए बात की जाएगी। जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी पीलीभीत लोकसभा से जितेंद्र प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत
एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। सर, वरुण गांधी कहाँ पर हैं? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ रहे। क्या चुनाव प्रचार में आएंगे वरुण गांधी? अभी एक बार बात कर लेंगे उनसे। उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ताला और तालीम के शहर अलीगढ़ में भी अन्य शहरों की तरह सब्जी की दुकानें और ठेले पर गली नुक्कड़ में देखने को मिल जाएंगे ऐसी दुकानें, लेकिन अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके में सड़क किनारे लगने वाला एक सब्जी का ठेला अपने नाम के कारण चर्चा में है। आपको बता दें, LLB सब्जी वाली के नाम से मशहूर इसे LLB कर रही कानून की छात्रा खुशबू कश्यप चलाती हैं। वह आखिर कैसे इस पेशे में आई, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में LLB कर रही खुशबू कश्यप एक सब्जी की दुकान चला रही हैं। वे 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए ये सब कर रही हैं। खुशबू जज बनना चाहती हैं, इसलिए वे विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ से पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपने पिताजी का हाथ बटा सकूं और अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए, अपने भैया की पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल लेती हूँ। तो मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद कोचिंग जाती हूँ। कोचिंग जाने के बाद 4 बजे आती हूँ यहाँ पे। 4 बजे के बाद फिर मैं 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ रात को 12 बजे तक। खुशबू की दुकान पर आने वाले ग्राहक भी उनकी मेहनत से बहुत खुश हैं। वे खुशबू की कामयाबी की कामना करते हैं। यहाँ पर सब्जी लेने आते हैं, जैसे हम वकील साहब के नाम से जानते हैं, ये हमें अच्छी तरह से सब्जी लगा देते हैं और अच्छे से इनकी पढ़ाई हो कि हम कुछ मेहनत कर इनको करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से LLB सब्जी वालों के नाम से यहाँ मशहूर है, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहते हैं? हमें अच्छा लगता है कि हमारी बहन बेटियाँ इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई का कार्य करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। काम, शिक्षा और जीवन के बीच सावधानी से सामंजस्य बैठाते हुए खुशबू अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही खुशबू कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी द्वारा मुरादाबाद से रुचि बीरा को लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर ST हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान और अखिलेश यादव का जो फैसला है उन्हें कबूल है और वो उसके साथ भी हैं, और टिकट उनका किसने काटा, क्यों काटा, ये तो काटने वाला ही बता सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 30 मार्च 2024 तक स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी 2 लोगों को सिंबल दे रही है। देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करेंगे। लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना पड़ता है, आपकी मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो गालिबन रामपुर के लिए आए थे। क्या माना जा रहा है आपका? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें ST हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है।
यानी अधिकृत जो है वो रुचिवीर है। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचिवीर है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की नई लिस्ट जारी हुई है, लोकसभा प्रत्याशियों की नई लिस्ट। दिल्ली से अहम खबर, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी में 4 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है। वहीं सीतापुर से नकुल दुबे को कांग्रेस ने उतारा है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीतापुर से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई सूची जारी हुई है। उत्तर प्रदेश के 4 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ने यूपी में 4 और प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें गाजियाबाद से डॉली शर्मा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सीतापुर से नकुल दुबे को कांग्रेस से टिकट मिला है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे प्रत्याशी बनाए गए हैं। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं। इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर आप दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की यह नई सूची जारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने यूपी में 4 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। वहीं सीतापुर से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीतापुर से नकुल दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि गाजियाबाद से डॉली शर्मा प्रत्याशी बनी है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बुलंदशहर से शिवम वाल्मीकि प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से यह नई सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोकसभा प्रत्याशियों के भी नाम हैं। 4 नाम उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के भी हैं। तो सीतापुर से गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई हैं, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सूची जारी की है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों के नाम इसमें, उत्तर प्रदेश के 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं इस लिस्ट में। तो कांग्रेस ने यूपी में 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची जारी की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस ने यूपी में 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इस वक्त की अहम खबर, गाजियाबाद से डॉली शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीतापुर से नकुल दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कांग्रेस ने यूपी में 4 और प्रत्याशियों की नई सूची जारी की है, जिसमें
गाजियाबाद से डोली शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। बुलंदशहर से शिवम वाल्मीकि, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे प्रत्याशी बनाए गए हैं। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। तो दिल्ली से यह अहम खबर, उत्तर प्रदेश में 3 सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। रमेश विधूड़ी, संजय भाटिया यूपी में सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश में 3 सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो दिल्ली से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा, रमेश विधूड़ी, संजय भाटिया यूपी में सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने अपनी यह लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की यह खबर, लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश से चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश में 3 सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों और चुनाव सह प्रभारियों की नई सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? आपको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है दिल्ली से 13 राज्यों के जो है चुनाव प्रभारियों सह प्रभारियों की जो है घोषणा की है, उसी में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 सह प्रभारी बनाए गए। क्योंकि 3 सह प्रभारी का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा क्षेत्र का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, 80 लोकसभा सीट है, तो यहाँ पे 3 सह प्रभारी अभी बनाए गए। अभी प्रभारी की नियुक्ति होना बाकी रह गया है, लेकिन जो सह प्रभारियों की जो टीम दी गई है उसमें देखिए संजीव चौरसिया विधायक है, और जो आपको बताया संजय चौरसिया आपके राजस्थान के रहने वाले, वहीं रमेश विधूड़ी जो बिहार के रहने वाले हैं, संजय भाटिया जो कि दिल्ली से हैं, ये 3 लोगों को सह प्रभारी बना के उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। वहीं आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बना के भेजा गया है। इसी में अगर आप बात करेंगे, जैसे उदयभान सिंह पवैया है, ये पहले उत्तर प्रदेश में जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था, सह प्रभारी यहाँ भी बने थे, लेकिन अब उनको जो है महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि दिनेश शर्मा के साथ वो काम कर चुके हैं। दिनेश शर्मा उस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, तो इसी के सिलसिले में उनको सह प्रभारी बनाया गया। लेकिन जो 3 सह प्रभारियों की अगर बात की जाए तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है संजय भाटिया और रमेश विधूड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी लंबे तक ये लोग काम कर चुके हैं। जब यहाँ पे सुनील बंसल, जो कि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के जो है संगठन महामंत्री थे, उनके साथ दोनों लोग काम कर चुके हैं। हाँ, निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बीजेपी ने अपने चुनाव और सह चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने यूपी के 3 सह चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। यह अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। इसके लिए 28 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट में नामांकन स्थल पर सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। नामांकन के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रत्याशियों के साथ आने जाने वाले, आपको बता दें, प्रत्याशियों के साथ आने वाले समर्थकों के वाहन को रोकने के लिए भी अमरोहा बिजनौर मार्ग पर बैरियर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कलेक्टर परिसर के डीएम कार्यालय में होगी। नामांकन प्रक्रिया हमारे अमरोहा जिले में द्वितीय चरण के लिए कल से प्रारंभ हो रही है, जो 4 तारीख तक चलेगी, जिसमें माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं कि जितने प्रस्तावक और प्रत्याशी के साथ रहेंगे उनका पालन कराया जाएगा। साथ ही साथ हमने कलेक्ट्रेट के आसपास नो व्हीकल जोन की व्यवस्था की है, जिसमें हमारे थाना प्रभारी 6, 2 सीओ और बाकी जो हमारे एलआईयू के और डीएफएमडी
और एंटी सबोचार्ज चेकिंग, ये सारी व्यवस्था की जा रही है और चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और माननीय निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन कराया जाएगा। अगली खबर का खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र शर्मा का दुखद निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। विगत कुछ समय से वे गंभीर बीमारी से पीड़ित भी थे। उनका उपचार लखनऊ के चंदन अस्पताल में चल रहा था। वहीं आज उनका निधन हो गया। उनके निधन से संपूर्ण पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। श्री शर्मा झांसी के मूल रूप से निवासी थे। 70 के दशक में लखनऊ वो आ गए थे। यहाँ समाचार भारती के ब्यूरो प्रमुख रहने के बाद नवभारत टाइम्स और जागरण में उच्च पद पर कार्यरत रहे। उनके असामयिक निधन से शोक की लहर व्याप्त हो गई है। उनका एक पुत्र इस समय विदेश में है। उसके आने के बाद श्री शर्मा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार संभवतः कल होगा। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन सभा में शामिल हुए। नामांकन सभा में बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया है। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखन शर्मा की नामांकन सभा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। नामांकन सभा के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से उठकर लोग सड़कों पर उतरकर आज नामांकन सभा में आए हैं, उसे देखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सहारनपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। अगली खबर कैराना से है, जहां कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने बुधवार को अपने प्रस्ताव को एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, राष्ट्रीय लोकदल विधायक प्रसन्न चौधरी के साथ कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रदीप चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा से जनता को डराकर वोट हासिल किया है। आज डबल इंजन की सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से अपने एजेंडे पर कार्य कर रही है। किससे मानते हैं आप अपना? हम लोग अपना काम करते हैं और पिछली बार भी हम लोग अपना काम करते चले गए और अब फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने नामांकन किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और उसका परिणाम आने वाले समय में लोग देने का काम करेंगे। 19 तारीख में बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डालने का काम करने जा रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बिजनौर थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब शराब के नशे में अपनी पत्नी की पीट कर हत्या करने वाला हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि हत्या के आरोपी सुरेश रावत ने 25 और 26 की रात अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर फरार हो गया था। वहीं बिजनौर थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे को पकड़ने के लिए डीसीपी ने 3 टीमें बनाई थी। डीसीपी तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि सुरेश शराब के नशे में अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। जी हटा देगा, नहीं गाती है। तो देश की बात में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकारों से सुझाव मांगे हैं। सूचना निदेशक शिशिर सिंह, एडीआई अंशुमन त्रिपाठी सुझाव वार्ता में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाचार पत्रों और निर्वाचन आयोग में सामंजस्य बैठाने को लेकर सुझाव मांगे गए और सुझाव वार्ता में निर्वाचन आयुक्त रणदीप रिड़वा ने पत्रकारों से चर्चा की।
तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें, मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में जाने का दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं। उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा कांग्रेस इस चुनावी दंगल में आमने सामने है। वहीं भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी नतीजों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। अनिल बलूनी के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अजय टम्टा के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार के उम्र के लोगों के साथ, कुछ अनुभव भी साथ चलेगा, कुछ युवा भी साथ चलेगा, सबका सम्मिश्रण होता है। तो उस सम्मिश्रण के हिसाब से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कल हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों कल अनिल बलूनी जी के नामांकन में थे। तो घर कौन बैठा हुआ है? कौन घर बैठा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों में बताया अलग अलग राज्यों में और इधर कि वो कितना पार पहुंचा। फिर चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। मुद्दे क्या हैं आपके जो जनता के मुद्दे लेकर आप जाएंगे? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं। उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने आराम देकर उनकी जगह हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में देखें तो भाजपा में इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनमें से 5 के पास संगठन का फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं है। इसके तहत उम्रदराज मेजर जनरल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर हैं, जबकि पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी आराम पर हैं। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी केवल पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं। वहीं डॉक्टर निशंक और तीरथ सिंह रावत का अभी काफी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के लिए उन्हें अब काफी पसीना बहाना होगा। जबकि उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो बदलते दौर के साथ कांग्रेस में भी दूसरी पांत के नेताओं में विश्वास जाग रहा है। पार्टी ने इस बार फिर परिचित चेहरों की जगह उन चेहरों पर दांव लगाया है जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाएं देख रही है। इसके तहत गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये नए चेहरे तो हैं, लेकिन उतने अनुभवी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको दरकिनार कर दिया है। क्या कारण है? ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको दरकिनार करने का क्या कारण है? ये साफ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ने उनको नकार दिया। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होती।
लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कोई काम ही नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उन्हें मालूम है कि अगर उनको लेकर हम आएंगे चुनाव में, उनको टिकट देंगे तो जनता उनको दरकिनार कर देगी। अगर पिछले 2 महीने के एपिसोड देखें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पार्टी जिनको लड़ाना चाहती थी, जो उनके जनता की बीच में चेहरे नजर आते थे कि साहब टिहरी से फलां व्यक्ति लड़ेंगे, हरिद्वार से फलां लड़ेंगे, पौड़ी से फलां लड़ेंगे, उन सारे लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो झगड़े थे, उन झगड़ों ने कांग्रेस में जो निष्ठावान लोग थे, कांग्रेस में जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस में जो लंबे समय से कांग्रेस को जीवित रखने के लिए काम कर रहे थे, उन सब ने अपमानित महसूस करके संगठन की गतिविधि से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े, और ऐसे ही पौड़ी विधानसभा में भी करीबन 6-7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अल्मोड़ा लोकसभा में, नैनीताल में, हरिद्वार में, सब जगह से लोगों ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के ये संकल्पित हुए कि हमने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बदलते दौर के साथ देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने एकाएक अपने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आराम करने के लिए घर बैठा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 पूर्व मुख्यमंत्री किसी कार्य के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस में बदलते दौर के साथ दूसरी पांत के नेताओं में भी विश्वास जाग रहा है? देखना होगा भाजपा कांग्रेस को नए समीकरण का क्या कुछ लाभ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।